औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इक़रा ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल है। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। यस, बैंक दिखते ही आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। बैंक का निज़ाम नहीं बच्चों। चलिए अब ये देखिए, ये तो आप जानते हैं क्या है बच्चों, एटीएम है ना। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जानते हैं ना आप कहाँ होता है। यस, आजकल हमें बैंक को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से हम क्या करते हैं, अपना अमाउंट ड्रॉ करते हैं ना, पैसे निकालते हैं। तो बच्चों, इससे जो कागजी नोट या करेंसी नोट हम निकालते हैं ना, इनका वजूद पहले था क्या। तो एक कागजी नोट या करेंसी, ये नोट आने से पहले किस तरह से हम चीज़ों को खरीदते थे बच्चों, सिक्के थे। तो उससे भी पहले ये नोट, ये सिक्के, ये सभी रहने से पहले लोग अपना लेन देन, अपना व्यापार किस तरह करते थे, तिजारत किस तरह करते थे, हम अपनी चीज़ों को कैसा खरीदते थे। जब अभी हमारे पास में करेंसी नोट भी नहीं थे, कागजी नोट नहीं थे, या हमारे पास में सिक्के नहीं थे, ये एटीएम मशीन नहीं थी, बैंक का निज़ाम नहीं था, तो किस तरह से लेन देन करते थे बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, तो किस तरह से लेन देन करते थे, ये कागजी नोट कब बने, सिक्कों का वजूद कब हुआ, तो ये सब जानने के लिए अब हम इल्मे मौशियात का बाब तीसरा, रुपया और कर्ज। तो आज का हमारा बाब कौन सा है बच्चों, रुपया और कर्ज, मनी और क्रेडिट कहते हैं। जो क्या है बच्चों, मनी एंड क्रेडिट। तो इसके बारे में देखेंगे कि रुपया क्या है, किस तरह से हम रुपया कर्ज लेते हैं, कहाँ से लेते हैं। ऑलरेडी हम बैंक लेसन भी पढ़ चुके हैं ना बच्चों। तो रुपया क्या है, अब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो क्या देते हैं, वहाँ पे रुपया देते हैं ना। तो वो रुपया क्या होगा, उस चीज़ की एक कदर हो गई ना, एक कीमत हो गई। तो चलिए मौशियत की ज़ुबान में हम देखेंगे कि रुपया और कर्ज क्या है करके। रुपया और कर्ज, मनी एंड क्रेडिट क्या है करके। रुपया किसको कहते हैं, उसकी अहमियत क्या है, या रुपये के मानी मौशियत की ज़ुबान में क्या आते हैं करके बच्चों। तो बहुत से लोगों ने जो है, मईशतदानों ने अलग अलग तारीफ़ दी है रुपये की। हम आम ज़ुबान में क्या कहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए वहाँ पे जो करेंसी दे रहे हैं, वो सिक्का दे रहे हैं, यानी उसकी जो कीमत अदा कर रहे हैं, वही कीमत क्या है, रुपया है करके कहते हैं। तो उसी तरह से रॉबर्टसन ने, एक मईशतदान है कौन, रॉबर्टसन के मुताबिक अशिया की ख़रीदारी या दिगर तिजारती कर्ज़ों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी चीज़ रुपया कहलाती है। रॉबर्टसन क्या कहता है, अशिया की ख़रीदारी, कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, या दिगर तिजारती कर्ज़ों की अदायगी, हमें कर्ज अदा करने के लिए वहाँ पे जो कबूल की जाने वाली कोई चीज़ जो रहती है, हम करेंसी सिक्कों के तहत दे रहे हैं, या नोट दे रहे हैं, या चेक दे रहे हैं, ड्राफ्ट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वहाँ, तो अशिया की ख़रीदारी करते वक्त या दिगर तिजारती कर्ज़ों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी चीज़ क्या कहलाती है, रुपया कहलाती है ना। रुपया एक अहम ईजाद है, तो ये हमारे रोज़ाना के कारोबार में क्या करता है, बड़ी आसानी से मदद करता है ना। हमारे रोज़ के कारोबार चलाने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए, ख़रीदो फरोख्त करने के लिए, कर्ज़ों को अदा करने के लिए, तो रोज़ाना हमारे जो डेली कारोबार चल रहे हैं किसके ज़रिए से चलते हैं बच्चों, रुपये के ज़रिए से, है ना। तो सामान को ख़रीदना है तो सामान की कदर व कीमत, खिदमात की कदर व कीमत का फ़ैसला करना, दौलत की जमा पूंजी करना, इस तमाम में सहूलत पहुंचाने वाली जो चीज़ है बच्चों, वो क्या है, रुपया है ना। तो बच्चों, जिस तरह से मशीनी उल्म में पहिया, सियासी उलूम में ओट, उसी तरह मुआशियात में रुपया बुनियादी ज़रूरत रखता है। अब कोई एक मशीन है, हर मशीन के अंदर देखो एक पहिया होता है। एक छोटी सी हमारी वॉच लो, जो हम जो घड़ी बांधे रहते ना हाथ पे, तो उसमें भी पहिया, हर चीज़ में देखो पहिया होता है। पहिए के ज़रिए से हर मशीन चलती रहती है ना। हर मशीन को चलने के लिए जिस तरह से एक पहिए की ज़रूरत है, उसी तरह से सियासत में जिस तरह से ओट चाहिए, तो उसी तरह से मौशियत में रुपया क्या है बच्चों, एक बुनियादी ज़रूरत रहता है ना।
मशीनी उलूम में पहिया, तो सियासी उलूम में ओट और मुआशियात में रुपया जो है बहुत ही बुनियादी ज़रूरत या अहमियत रखता। तो अब हमारे पास जो रुपया है, जो किसी चीज़ को हम ख़रीद रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, या वहाँ पे हम रसद अदा कर रहे हैं, कीमत अदा कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, तो ये रुपया अब जो हमारे पास में तो वैसा ही था या पहले ज़माने में कैसा था, तो इसके बारे में भी जो है इस बाब में जानेंगे बच्चों कि रुपये की तरक्की के मराहिल कौन कौन से हैं। अब जो हमारे पास में क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड है, करेंसी है, सिक्के हैं, तो पहले थे क्या, या पहले ज़माने में किस तरह से लेन देन करते थे, तिजारत किस तरह से करते थे। तो अब रुपया जो हमारे पास है वो किस तरह से तरक्की करते करते अब जो हमारे पास रुपया आया है, बैंक ज़र है, क्रेडिट कार्ड है, तो उसकी तरक्की के मराहिल क्या है, पहले क्या था, तो ये देखने के लिए क्या है बच्चों यहाँ पे रुपये की तरक्की के मराहिल। तो गौर से देखिए, ये आपको 3 मार्क्स में आ सकता है कि रुपये की तरक्की के मराहिल बयान करो, 3 मार्क्स में आएगा। वजाहत का जो क्वेश्चन रहता है ना, रुपये की तरक्की के मराहिल बयान करो, किस तरह तरक्की हुई, रुपया कौन कौन सा था करके। तो यहाँ पे 6 तरीकों में देखते हैं। पहला निज़ाम कहलाता है मुतबादिल निज़ाम या बार्टर निज़ाम उसको कहते हैं। दूसरा रुपया अशकाल की शक्ल में। तीसरा धातुओं के सिक्के। चौथा कागजी ज़र या रुपये। पांचवा जो है यहाँ पे बैंक ज़र, अब प्लास्टिक ज़र या ई ज़र। तो इस तरह से मुतबादिल निज़ाम या बार्टर निज़ाम, रुपया अशकाल की शक्ल में। चलिए आप भी बोलते जाइए, मुतबादिल निज़ाम या बार्टर निज़ाम, रुपया अशकाल की शक्ल में, धातुओं के सिक्के, कागजी ज़र या रुपये, बैंक ज़र, प्लास्टिक ज़र या ई ज़र। तो इस तरह से रुपये की तरक्की हुई। तो सबसे पहले जो है मुतबादिल निज़ाम या बार्टर निज़ाम जिसको हम कहते हैं या बार्टर सिस्टम कहते हैं, तो ये क्या है बच्चों अभी देखेंगे। पहला कौन सा तरीका था, तो अशिया के बदले अशिया के निज़ाम को हम क्या कहते हैं बच्चों, मुतबादिला निज़ाम, तब्दील करने का, या उसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, बार्टर निज़ाम भी कहते हैं। एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ को खरीदने का जो निज़ाम था, पहले जो तरीका था तिजारत का, वो कैसा था बच्चों, अशिया के बदले अशिया, चीज़ के बदले चीज़। यानी ज़माने कदीम में लोग रुपयों के बगैर क्या करते थे, अशिया का तबादिला अशिया से करते थे, चीज़ों का तबादिला चीज़ों से करते थे। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मुतबादिल निज़ाम या बार्टर निज़ाम। समझो अब किसी के पास में एक बकरा है, उसको यहाँ पे एक गाय खरीदना है, तो उस वक्त क्या होता था, वो बकरा देना और वहाँ पे गाय लेना। तो इस तरह से चीज़ों के बदले चीज़, एक चीज़ देकर, एक शय देकर लोग क्या करते थे, दूसरी शय को खरीदते थे। तो ऐसे निज़ाम को क्या कहते हैं बच्चों, मुतबादिल निज़ाम या बार्टर निज़ाम कहते हैं। उसी तरह समझो यहाँ पर किसी के खेत में जवारी उगाई है, अब उसको क्या है, यहाँ पे बाजरे की ज़रूरत है या जवारी, तो उस वक्त क्या करते थे, ये जवारी और बाजरा या अपने को दूसरे किस्म की जवारी, इस तरह से क्या करते थे बच्चों, चीज़ के बदले चीज़ या अशिया के बदले अशिया को एक्सचेंज कर लेते थे, तबादिला कर लेते थे। तो उस वक्त रुपया नहीं था, करेंसी नहीं था, ये चीज़ें क्या थी, आपस में देते थे, ये आपस में जिस तरह समझो, किसी को यहाँ पे मौज है, किसी के खेत में मौज उगे हैं और किसी के पास में एप्पल सेब उगे हैं, तो अब वो मौज वाला क्या करता था, उसके मौज एप्पल वाले को देता था और वहाँ से क्या करता था, वो एप्पल खरीदता था। तो इस तरह से जो है चीज़ के बदले चीज़, अशिया के बदले अशिया का निज़ाम। तो एक चीज़ देकर दूसरी, लेकिन ये मरहला क्या था, बहुत ही दुश्वार होने लगा। आप समझो किसी के पास में एक बकरा है, एक दुम्बा है यहाँ पे, और उसको एक गाय खरीदना है यहाँ पे, तो अब वो ढूंढते घूमना है यहाँ पे कि किसको बकरे की ज़रूरत है, बकरे की ज़रूरत किसको है। अब पहले जैसा हमारे जैसा मीडिया भी नहीं था, ना व्हाट्सएप ग्रुप था, ना ये टीवी चैनल्स थे, कुछ भी नहीं था। अब वो ढूंढ लेते घूमना वहाँ पे, चलो भाई बकरे की ज़रूरत किसको है, मुझे गाय की ज़रूरत है, मेरे बकरे ले लो, गाय दे दो। अगर कभी मिले भी समझो, फिर भी और भी इसमें दुश्वारी आ गई। किस तरह से, अब यहाँ पे देखो बकरे का साइज और गाय का साइज, बकरा छोटा है, गाय बड़ी है, तो अब गाय देने वाला वो क्या सोचेगा कि बकरा लेकर वो गाय, मेरी गाय तो इतनी बड़ी है ना, ये दुश्वार होगा। एक तो वो किस शख्स को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो ढूंढना है, और दूसरा जो है यहाँ पे चीज़ें छोटी बड़ी होती थी यहाँ पे। अब बकरा और गाय की मिसाल ले लो यहाँ पे,
एक बड़ा है एक छोटा है। या गाय की ही मिसाल लो, यहाँ पे एक दुबली पतली रहती है, एक हट्टे खट्टे मोटा ताज़ा है बैल है। तो यहाँ पर क्या होने लगा, लोगों को दुश्वारी होने लगी। एक तो किसको कौन सी चीज़ ज़रूरत है ये ढूंढते घूमना, दूसरा यहाँ पे कि एक चीज़ छोटी है एक चीज़ बड़ी है। अब समझो एक गाय देकर एक बैल खरीदना है यहाँ पे, तो उस वक्त कितनी गाय देना और कितने बैल वहाँ पे देना, तो कोई कदर या पैमाना ही नहीं था। तो इस तरह का जो निज़ाम था, यानी एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ को खरीदने का जो निज़ाम था, उसको क्या कहते हैं बच्चों, अशिया के बदले अशिया का निज़ाम या मुतबादिल निज़ाम या बार्टर निज़ाम कहते हैं। समझ में आया? तो ये मरहला क्या था, बहुत ही दुश्वार था। यहाँ पे ढूंढते घूमना, फिर अशिया कितने बैल देकर कितने गाय लेना, कितने सेब देकर कितने यहाँ पे मौज खरीद, कितनी जवारी देकर कितने पोते यहाँ पे बाजरा खरीदना, ये मसला क्या हो रहा था, बहुत ही क्रिटिकल हो रहा था। इसीलिए लोगों ने क्या किए, इन चीज़ों को ही एक कीमत मुकर्रर करे। उन्होंने इस चीज़ों की ही क्या करे, एक कीमत मुकर्रर करे। तो वो दूसरा मरहला होता है रुपया अशकाल की शक्ल में, एक चीज़ को ही वो एक रुपया बनाए, रुपया अशकाल की चीज़ों को ही उन्होंने करेंसी बना ले। जिस तरह चंद एक मुकामात में यहाँ पे गाय थे तो चंद एक मुकामात में यहाँ पे दुम्बे थे, उसी तरह चंद एक मुकामात पे हाथी के दांत थे, एक उनके चंद एक मुकामात पे ऊँट। इस तरह से जो है इनको जो है एक कीमत मुकर्रर करे। अब गाय है तो गाय वाले को यहाँ पे बकरा खरीदना है, 2 बकरों की कीमत 1 गाय के बराबर। ऊँट है, 4 बकरों की कीमत 1 ऊँट के बराबर, है ना। अब 2 पोते यहाँ पे जवारी के हैं तो 1 पोता चावल के बराबर। तो अशिया शक्ल मतलब रुपए को ही जो है वो क्या किए, सॉरी एक चीज़ को ही, अशकाल को ही, चीज़ों को ही वो क्या किया, अपना रुपया बना ले, उसकी ही कीमत मुकर्रर करे। बकरा 1 रुपया, गाय 2 रुपये, मतलब यहाँ पे 2 बकरे देकर क्या करना उसने, 1 गाय खरीदना। ऊँट का 4 कीमत है उसकी, तो यहाँ पे 1 रुपये का वो बकरे की कीमत 1 रुपये है, तो उसने जो है 4 बकरे देना है यहाँ पे, उसके बाद 1 ऊँट खरीदना। तो इस तरह से जो है ये भी मरहला क्या होने लगा, लोगों को दुश्वारी का था। पहला तो अशिया देकर अशिया, फिर अशिया को रुपये की शक्ल में इख्तियार करने लगे, नहीं रुपया जो है अशकाल की शक्ल में वहाँ पे एक चीज़ को वो है एक रुपया बना के लिए यहाँ पे। तो ये भी मरहला क्या था बच्चों, दुश्वार ही था, है ना। फिर लोगों यानी इंसान की जो है तहजीबें तरक्की करते चले गए। इंसानों ने धातों का यानी ढूंढ निकाला है पे, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये तमाम धातें जब इंसान ने क्या करें यहाँ पे ढूंढ निकाली, इनकी जब खोज हो गई तो लोग क्या करने लगे, इन धातों के सिक्के बनाने लगे और उसको एक कीमत दे दे। तो अब तीसरा मरहला कौन सा हो गया, इस सिक्कों का मरहला, यानी धातों के सिक्कों का मरहला। तो लोग मुख्तलिफ धातों को लेकर, जिस तरह से सोना, चांदी, फिर उसके बाद में अलग अलग यहाँ पे धातों का इस्तेमाल करके क्या करने लगे, सिक्के बनाने लगे, है ना। पहले अशिया के बदले अशिया, फिर रुपया अशकाल की शक्ल में, फिर अब तीसरा निज़ाम कौन सा है बच्चों, धातों का। तो धातों के सिक्के, सोने चांदी के सिक्के बनाने लगे। अब सोने चांदी के सिक्कों का रिवाज शुरू हो गया, तो इन सिक्कों को देना और चीज़ों को खरीदना। अब तिजारत क्या होने लगी, इन सिक्कों के जरिए से होने लगी। लेकिन यहाँ पर भी दुश्वारी आई, देखो बच्चों किस तरह से। समझो अब एक कोई शख्स जो है यहाँ पे बेंगलुरु से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जाना चाह रहा है तिजारत के लिए। अब वो सिक्के क्या करना, उस वक्त बैंक का निज़ाम भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, तो कोई चीज़ खरीदने के लिए दिल्ली जा रहा है बेंगलुरु से, तो अब ये सिक्के पूरे उठा के लेके जाना उसने, है ना। सिक्के उठा के ले जाना, गो के वो निज़ाम से सिक्कों का निज़ाम क्या था, आसान था। बार्टर निज़ाम की बनिस्बत क्या था, सिक्कों का निज़ाम, उसके जो चलन थी वो हिसाब किताब रखने में गोई के आसानी होती थी। कौन से, पहले 2 निज़ाम के, यानी अशिया के बदले अशिया और अशिया जो रुपया अशकाल की शक्ल में। यहाँ पे जो है सिक्कों की मुख्तलिफ कदर और कीमत थी, है ना। उनका एक कीमत उनकी तयन की गई थी, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है हिसाब किताब करने में सहूलत होती थी, कहाँ पे, धाती सिक्कों के निज़ाम में। इसलिए ये मुतबादिल निज़ाम से ये बेहतर रहा। बेहतर रहने के बावजूद भी जो है यहाँ पे मुश्किल पेश आई, है ना।
सिक्कों की कदर और कीमत रहने की वजह से, मुकर्रर कीमत रहने की वजह से पहले दो निज़ाम से ये निज़ाम बेहतर रहा। लेकिन एक मसला पेश आया बच्चों, क्या? अगर एक जगह से दूसरी जगह इन सिक्कों को लेकर जाना है तो ये ख़तरे से खाली नहीं था। एक तो ऐसा वज़न उठा के ले जाना है ना, वज़न सिक्के उठा के ले जाना, फिर उसके बाद में चोर और डाकुओं का भी डर है ना। तो लोग क्या करने लगे, सनद बना ले, जिस तरह अभी बॉन्ड पेपर रहते ना, वैसे कागजी दस्तावेजात बनाने लगे। तो अब जो क्या हुआ, कागजी ज़र का आगाज हुआ, है ना। रुपया या कागजी ज़र जो बोलते हैं ना, इस तरह से जो करेंसी नोट है, इनका आगाज हुआ। क्योंकि धाती सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना क्या था, दुश्वार था और ख़तरे से खाली भी नहीं था। इसलिए तिजारत जो ताजिर अपने साथ में जो है लेन देन करने के लिए क्या करने लगे, अब तहरीरी दस्तावेज ले जाने लगे। फिर तहरीरी दस्तावेज, इसी तरह रिवाज चलते चलते क्या हो गया बच्चों, बैंक का वजूद हुआ। तो बैंक का वजूद जब हुआ, इस तरह के करेंसी नोट बनने लगे, है ना। बहुत से किस्म के अलग अलग ममालिक में जो है अलग अलग करेंसी नोट है। कहीं पे पाउंड है, तो कहीं पे रियाल है, कहीं पे दीनार है, तो उसी तरह से कहीं पे रुपया चलता है। और हमारे पास में क्या है, रुपया है। अलग अलग ममालिक में अलग अलग है ना। अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड है, जापान में एन है, चीन में एवान है ना। इस तरह से जो है ये अलग अलग किस्म के यहाँ पे नोट छापे जाने लगे। नोटों का रिवाज या कागजी ज़र का रिवाज। ये चौथा मरहला, अशिया के बदले अशिया। रुपया अशकाल की शक्ल में, धाती सिक्के, गो के निज़ाम सही था, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था, इसीलिए कागजी ज़र आ गए। और इससे भी जो है आसानी करने के लिए जब बैंकों के निज़ाम में तरक्की हो गई, तो बैंक ज़र का आगाज़ हुआ, है ना। चेकबुक के ज़रिए से, पासबुक के ज़रिए से, क्योंकि रुपया भी ले एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो भी सिक्कों के जैसा, गो के वजन कम हो गया, लेकिन वो वहाँ पर भी चोर उचकों का डर ही रहता था, डाकुओं का डर ही रहता। इसीलिए अब बैंक जब तरक्की करे तो बैंक ज़र, जिसमें चेक, ड्राफ्ट, रसीद जो रहते हैं, ये आगाज हुआ। अब इसको क्या कहते हैं हम, बैंक ज़र कहते हैं ना। अब बैंकों के निज़ाम में और तरक्की हो गई, है ना। और तरक्की होकर एक नई ईजाद जो हमारे सामने है, वो है ये क्या है बच्चों, एटीएम कार्ड। इससे जो रुपया निकाला जाता है ना, बहुत से हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में स्विप करके हम जो रुपया निकालते, उस निज़ाम को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लास्टिक ज़र, या उसको ई ज़र भी कहते हैं। इस तरह से जो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से, डेबिट कार्ड के ज़रिए से, वीज़ा कार्ड, मास्टर का, यानी अलग अलग किस्म के बैंकों से अलग अलग किस्म के कार्ड्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस निज़ाम को, इस मरहले को क्या कहते हैं बच्चों, प्लास्टिक ज़र या ई ज़र कहते हैं। इसको ई ज़र क्यों कहते हैं? प्लास्टिक ज़र एक तो प्लास्टिक से तैयार किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए कारोबार की जाती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, ई ज़र भी। इसको क्या कहते हैं, ई ज़र कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में किस तरह से निकालते हैं बच्चों, आप गए होंगे एटीएम को, है ना, नहीं है तो फिर भी देखिए किस तरह से ई ज़र निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ जाते हैं बच्चों, एटीएम सेंटर को जाते हैं ना, जहाँ पे एटीएम है वहाँ पे जाते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ पर इस तरह से एटीएम जाते हैं, तो हमारे पास में जो कार्ड रहता है उस कार्ड को वहाँ पे डाल देते हैं ना। पहले मरहले में एटीएम कार्ड, इस सेंटर को गए हम, कार्ड डाल रहे हैं अपना, अपने पास में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो रहता है, कार्ड डालते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में खुफिया नंबर रहता है, हमारा नंबर डायल करते हैं। फिर उसके बाद अमाउंट आती है ना, कैश आती है, तो कैश हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद बच्चों इनको गिनना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कम भी हो सकते हैं, है ना। ज़्यादा हो गए तो फ़ायदा ही है, ज़्यादा तो नहीं होंगे बट कम ही रहते। तो इस तरह से अब जो निज़ाम आया बच्चों, कहाँ तक आकर पहुँचे में, ई ज़र, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक ज़र या ई ज़र कहते हैं। तो बच्चों ये क्या थे, रुपये की तरक्की के मरहले कौन कौन से बच्चों, अशिया के बदले अशिया, या जिसको हम मुतबादिल निज़ाम या बाटा निज़ाम कहते हैं। दूसरा यहाँ पे रुपया अशकाल की शक्ल में, फिर उसके बाद धाती सिक्के, कागजी ज़र, बैंक ज़र, अब प्लास्टिक ज़र या ई ज़र है। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक दो चार मैं सवालात आपको पूछती हूँ। पहला सवाल बच्चों, रुपये के मानी क्या है, रुपया यानी क्या? अभी बोली मैं रुपये के मानी और अहमियत बोली है ना,
तो रुपये के मानी क्या है, रुपया किसको कहते हैं? चलो जल्दी जल्दी लिखो कमेंट में, रुपया किसको कहते हैं बच्चों? यस, रुपया एक नई ईजाद है ना। यस, किसको कहते हैं? अशिया और खिदमात के खरीदो फरोख्त की कदर का आला ही क्या कहलाता है? रुपया कहलाता है ना। अशिया को खरीदने के लिए, खिदमात को खरीदने के लिए खरीदो फरोख्त का जो एक आला है, जो एक पैमाना है यहाँ पे, वही क्या कहलाता है? रुपया कहलाता है ना। चाहे वो अलग अलग शक्ल में करेंसी में हो या कॉइन्स में हो या यहाँ पे कागजी ज़र हो, ई ज़र हो, बैंक ज़र हो, जो भी है यहाँ। तो अशिया और ख़िदमत को ख़रीदने के लिए या ख़रीदो फरोख्त के लिए, तिजारत के लिए, लेन देन के लिए, व्यापार के लिए जो आला है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रुपया कहते हैं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, रॉबर्टसन ने रुपये की तारीफ किस तरह की है? रॉबर्टसन ने रुपये की तारीफ किस तरह की है बच्चों? चलो जल्दी से लिखो कमेंट में। यस यस, रॉबर्टसन के मुताबिक अशिया क्या है, यहाँ पे रुपया क्या है? अशिया की खरीदारी या दीगर तिजारती कर्जों में कबूल की जाने वाली कोई भी चीज़ क्या कहलाती है? रुपया कहलाती है ना। सही है ना जवाब? चलो देखो चेक करो। रॉबर्टसन के मुताबिक अशिया की खरीदारी या दीगर तिजारती कर्जों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी चीज़ रुपया कहलाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बच्चों, तबादिला निज़ाम या मुतबादिल निज़ाम से क्या मुराद है ना। पहला मरहला तबादिला या इसे मुतबादिल निज़ाम कहते हैं या उसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं या बार्टर निज़ाम भी कहते हैं। तो तबादिला या मुतबादिल या बार्टर निज़ाम से क्या मुराद है बच्चों? माशाल्लाह, सही जवाब है। अशिया के बदले अशिया की जो खरीदो फरोख्त होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तबादिला निज़ाम या मुतबादिल निज़ाम कहते हैं। ज़माने कदीम में अशिया के बदले अशिया की जो खरीदो फरोख्त होती थी उसी को हम मुतबादिल निज़ाम या तबादिला निज़ाम या बार्टर सिस्टम कहते हैं। उसी तरह से बच्चों धाती सिक्कों का निज़ाम तबादिला निज़ाम से बेहतर रहा है ना। बेहतर रहा या नहीं रहा, क्यों बच्चों? चलिए जल्दी लिखिए। अशिया के बदले अशिया के निज़ाम और अशिया रुपया की शक्ल में, इन दोनों से भी जो है धाती सिक्कों का निज़ाम बेहतर रहा। क्यों बेहतर रहा बच्चों? माशाल्लाह, इनकी क्या थी? कदर और कीमत मुकर्रर थी। सिक्कों की मुख्तलिफ कदर और कीमत होने की वजह से उनकी तकसीम करना, उनका चलन, उनका हिसाब किताब में क्या होती थी? सहूलत होती थी। इसीलिए धाती सिक्कों का निज़ाम जो है मुतबादल निज़ाम से या बार्टर सिस्टम से या तबादिला निज़ाम से जो है बेहतर रहा है ना। चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, यहाँ पे कागजी ज़र का निज़ाम क्यों जारी हुआ? धाती सिक्कों का निज़ाम था, वो जाकर कागजी ज़र आ गए है ना, नोटों का रिवाज हो गया। क्यों आया बच्चों? यस, धाती सिक्के वजनी होते थे, ये भी सही है, और चोरों का भी डर रहता था है ना। धाती सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकल करना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए लोगों ने क्या किए? पहले कागजी दस्तावेजात बनने लगे, फिर कागजी ज़र यानी बैंकों का जब वजूद हुआ तो सिक्के करेंसी नोट वगैरह आ गए है ना। तो बैंक ज़र की दो मिसालें दो। बैंक ज़र किस किस को हम बैंक ज़र कहते हैं? यस, चेक, यस, ड्राफ्ट है ना, रेसिट, डिपॉजिट जो वहाँ पे कहते हैं, ये सभी क्या है? बैंक ज़र की मिसालें हैं। सही है बच्चों। और एक क्वेश्चन आपके लिए, प्लास्टिक ज़र की मिसालें दो। प्लास्टिक ज़र जिसको ई ज़र भी कहते हैं। यस बच्चों, वेरी गुड है ना। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये क्या है? प्लास्टिक ज़र की मिसाल है। और एक लास्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक ज़र को ई ज़र कहा जाता है, क्यों? प्लास्टिक ज़र यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसको ई ज़र कहा जाता है बच्चों, क्यों? यस, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए से इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। प्लास्टिक ज़र को इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए से कारोबार करने की वजह से, रुपया लेन देन करने की वजह से इसको क्या कहते हैं बच्चों? ई ज़र भी कहते हैं। तो ये क्या थे? रुपये की तरक्की के मराहिल थे। अब ये हमारे पास में जो रुपया है, जो पैसा है, जो ज़र जिसको हम कहते हैं है ना, चाहे वो कागजी ज़र हो या बैंक ज़र हो या यहाँ पे प्लास्टिक ज़र हो, इस ज़र के काम क्या है? ज़र के काम क्या है? ये भी 3 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है बच्चों आपको। ज़र के कामों काज क्या है करके। चलिए अब ज़र के काम क्या है हम देखेंगे।
तो मुल्क के मालियाती महकमे से मंजूर शुदा नोटों और बैंक को उस मुल्क का ज़र समझते हैं ना हमें। तो रॉबर्टसन ने भी यही कहा था कि अशिया की खरीदो फरोख्त या दीगर तिजारती कर्जों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी शय रुपया या ज़र कहलाती है। तो ज़र के जो है मेन दो काम होते हैं, पहले एक इब्तिदाई अहम काम कहते हैं और दूसरा ज़र से पहले ज़र के कब्ल अज़ वक्त काम। इब्तिदाई अहम काम में दो आते हैं, एक कीमतों का फैसला करना और मुबादिले के ज़रिए अदायगी, मुबादिले के ज़रिए या अदायगी के ज़रिए, ये पहला काम। दूसरा कीमतों का फैसला करना, किसी चीज़ की कीमत को मुकर्रर करना। चलिए और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो समझ में आया। पहला कौन सा है बच्चों? इब्तिदाई अहम काम। ज़र के देखो 3 मार्क्स में आने वाला है, ध्यान से सुनिए। ज़र के अहम काम क्या है करके, पहला जो है इब्तिदाई अहम काम। इस इब्तिदाई अहम काम में मुबादिले के ज़रिए या अदायगी के ज़रिए से, है ना, किसी चीज़ की कीमत अदा कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ रुपया इस्तेमाल हो रहा है मुबादिले के ज़रिए या अदायगी के ज़रिए। उसी तरह से कीमतों का फ़ैसला, शय की कीमत का फैसला, खिदमत की कीमत का फैसला कौन करता है? रुपया कर रहा है, रुपया अपना काम कर रहा है वहाँ पे। उसी तरह से दूसरा यहाँ पे है ज़र के कब्ल अज़ वक्त काम। पहले इब्तिदाई अहम काम तो हो गए, एक तो चीज़ों को ख़रीदने फ़रोख्त करने के लिए यानी मुबादिले के ज़रिए अदायगी के ज़रिए होगा। दूसरा जो है यहाँ पे अशिया और खिदमत की कीमतों का तयन कर रहा है, एक आले के तौर पर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कीमतों का फ़ैसला करने का काम ज़र कर रहा है, रुपया कर रहा है। मुबादले के ज़रिए या अदायगी के ज़रिए किसी चीज़ को ख़रीदना है, फ़रोख्त करना है, तो हम वहाँ पे क्या दे रहे हैं? रुपये की अदायगी हो रही है। कीमतों का फ़ैसला कौन कर रहा है? रुपया कर रहा है। खिदमत खरीदे जा रहे हैं, अशिया खरीदे जा रहे हैं, तो एक आले के तौर पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है? ज़र के इब्तिदाई काम, मुबादले के ज़रिए या अदायगी के ज़रिए, यानी किसी चीज़ की कीमत अदा कर रहे हैं, वहाँ पे कीमतों का फैसला कर। उसी तरह से ज़र के कब्ल अज़ वक्त ज़र काम, और ज़र हमारे पास आने से पहले भी ज़र काम कर रहा है। कौन कौन से काम कर रहा है यहाँ पे? ज़र के कब्ल अज़ वक्त काम कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देरीना अदायगी का पैमाना, आप सिर्फ लिख लीजिए इतना, फिर मैं उसको एक्सप्लेनेशन करूँगी। इब्तिदाई 2 काम हो गए ज़र के, कौन कौन से? एक इब्तिदाई अहम काम और दूसरा ज़र के कब्ल अज़ वक्त काम कर रहे हैं। तो इब्तिदाई अहम काम में मुबादिले के ज़रिए या अदायगी के ज़रिए से, है ना, अशिया और चीज़ों को ख़रीदने के लिए कीमत अदा कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा जो है यहाँ पे कीमतों का फ़ैसला, है ना, किस चीज़ की कितनी कीमत, किस खिदमत की कितनी कीमत, वहाँ पे रुपया काम कर रहा है, ज़र काम कर। उसी तरह से ज़र के अहम कामों में दूसरा अहम काम, एक इब्तिदाई अहम काम हुआ, उसमें 2 यहाँ पे काम आ गए उसके। उसी तरह दूसरा मेन काम जो अहम काम है यहाँ पे ज़र के कब्ल अज़ वक्त काम कहते हैं उसके, ज़र से पहले, ज़र के कब्ल अज़ वक्त काम। तो इसमें पहला जो है देरीना अदायगी का पैमाना। उसी तरह से दूसरा, पहला जो है देरीना अदायगी का पैमाना, दूसरा कीमतों और ख़रीदी की सलाहियतों में इजाफा करना, ये भी काम कौन कर रहा है? ज़र कर रहा है। उसी तरह से कीमतों में तब्दीली या ख़रीदने की ताकत में कमी बेशी, मार्केट के रेट को ज़्यादा करना, कम करना, ख़रीदारी की सलाहियत को बढ़ाना, कम करना, सभी इसके पीछे हाथ किसका है? इसी ज़र का है, इसी रुपये का है। तो बच्चों सवाल किस तरह से रहता है, देखो सवाल देखकर उसका जवाब भी देखेंगे हम यहाँ पर। ज़र के मानी क्या है और इनके काम के मुतालिक वजाहत कीजिए। सवाल किस तरह रहता है? ज़र के मानी क्या है और इनके काम के मुतालिक वजाहत कीजिए। तो अब ज़र किसको कहते हैं? मुल्क के मालियाती महकमे से मंजूर शुदा नोटों और बैंक को उस मुल्क का ज़र समझा जाता है ना। जो भी नोट हमारे पास आते हैं या बैंकों से जो यहाँ पे नोट हासिल कर रहे हैं, मालियाती महकमे से आ रहे हैं या बैंक के चेक हैं, ड्राफ्ट्स हैं, ये भी क्या है? मुल्क का ज़र है। तो उसी को रॉबर्टसन ने क्या कहा था? अशिया की खरीदो फरोख्त या दीगर तिजारती कर्जों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी शय रुपया या ज़र कहलाती है ना। अशिया की खरीदो फरोख्त या दीगर तिजारती कर्जों की अदायगी में कबूल की जाने वाली कोई भी शय वहाँ पे रुपया या ज़र कहलाती है। तो इस रुपये के
इस जर के इस पैमाने के काम क्या है। तो पहले जिस तरह चार्ट में देखें हम, कौन सा काम बच्चों, इब्तिदाई अहम काम बोलते हैं। तो इब्तिदाई अहम काम ये मेन है। इसमें क्या है, जर के इब्तिदाई अहम काम में जो है जर मुबादिला या अदायगी के जरिए अशिया की खरीदारी या फरोख्त के लिए जर को रसीदी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, है ना। इब्तिदाई अहम काम में देखें हम, क्या देखें वहां पे, मुबादिले के जरिए या अदायगी के जरिए से करके, है ना। पहला क्या देखें, इब्तिदाई अहम काम में मुबादिले के जरिए से या अदायगी के जरिए से, यानी किसी शय को खरीदना है, फरोख्त करना है, तो जर को हम एक रसीदी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक आले के तौर पर, एक पैमाने के तौर पर, एक रसीद के तौर पर हम उसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मुबादिले के जरिए से या अदायगी के जरिए से। उसी तरह से इब्तिदाई अहम काम में दूसरा जो कीमतों का फैसला, किसी भी अशिया की खिदमत की कीमत का फैसला जर की शक्ल में अदा किया, है ना। अशिया की कीमत का फैसला जर करता है, जर करता है। तो जर क्या है, एक आले की मानिंद है वहां पे, है ना, एक पैमाने की मानिंद है वो, कि इस चीज की कीमत कितनी है, उस चीज की कीमत कितनी है, यहाँ पे घर कितने में खरीदा जाएगा। मार्केट में एक आम एग्जांपल लो, तुम बुक खरीदने जा रहे हैं, तो बुक की कीमत क्या है, और रुपया वहाँ पे उसकी कीमत एक आला है, एक पैमाना है वहाँ पे। तो अशिया को खरीदने के लिए, अशिया को फरोख्त करने के लिए, खिदमत को खरीदने के लिए, खिदमत को फरोख्त करने के लिए वो कीमतों का तयन किसके जरिए से हो रहा, जर के जरिए से हो रहा, रुपये के जरिए से हो रहा। तो एक तो यहाँ पे पहला जो है, यहाँ पे क्या है बच्चों, अदायगी के जरिए से, है ना, मुबादिले के जरिए से या अदायगी के जरिए, यानी अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए हम जर को एक रसीदी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा जर क्या कर रहा है, यहाँ पे कीमतों का फैसला तयन कर रहा है। जर एक आले के मानिंद हम इस्तेमाल कर रहे हैं रुपये को। उसी तरह से जर के कब्ल अज वक्त काम बोलते हैं, जर के कब्ल अज वक्त का, यानी जर से पहले वो क्या कहता, देरीना अदायगी का पैमाना। देरीना अदायगी का पैमाना यानी क्या बच्चों, समझो यहाँ पे कोई एक चीज तुम्हें खरीदना रहता है, समझो एक बाइक खरीदना है। तो बाइक खरीदने के लिए 1 लाख रुपए में बाइक है, तो बाइक खरीदने के लिए उतने पैसे तुम्हारे पास नहीं है, फिर भी वहाँ पे दुकानदार को थोड़े से हम अदा कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि किस्त में जो है ये थोड़े थोड़े करके हर महीना हम उसको देते जाएंगे। तो देर करके हम वो अदा कर रहे हैं, तो ये पैमाना भी क्या है, रुपया है वहाँ पे, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, देरीना अदायगी का पैमाना। समझ में आया बच्चों। एक शख्स जो है यहाँ पे फिलहाल किसी शय को यहाँ पे खरीदना चाह रहा है, तो उसने क्या करता है, एक मुकर्ररा वहाँ पे रकम को मुकर्ररा वक्त में देने का वादा करता है। तुम ही बोल रहे हैं कि हाँ एक बाइक खरीद लेके आए, एक यहाँ पे गाड़ी खरीदे हैं, तो उसको जो है एक मुकर्ररा दिन फिक्स करते हैं कि हम बाद में उसको देंगे। अब हाँ वो चीज़ को हम खरीद रहे हैं, तो देरीना अदायगी का देर करके देंगे उसको, है ना। लेकिन वहाँ पे रुपया एक काम किया हो, तो जर से पहले क्या किया हुआ, जर के कब्ल अज वक्त काम कहते हैं उसको। जर के पहले, जर के कब्ल अज वक्त काम, उसमें पहला क्या है, देरीना अदायगी का पैमाना, है ना। तो उसी तरह से दूसरा, उसी में जो है यहाँ पे जर के कब्ल कीमतों और खरीदों की सलाहियतों में इजाफा, कीमतों में इजाफा हो रहा है या खरीदी की सलाहियतों में इजाफा, ये भी किसके जरिए से हो रहा है, जर के जरिए से। यानी पहले ही यहाँ तयन हो जाता है कि चीज़ें वहाँ पे कितनी, जर का इस्तेमाल किस तरह करना, जर का बचत किस तरह करना, उसको इकट्ठा कैसा करना, और ख़रीदारी की सलाहियत, यानी चीज़ों की कीमतों कम करके ख़रीदारी की सलाहियत को ज़्यादा करना, या कभी कभी कीमतों में तब्दीली लाकर ख़रीदने की ताकत में कमी व बेशी करना। तो पीछे सभी किसका हाथ है बच्चों, मार्केट के पीछे यही रुपये का। तो ये पहले हमें वहाँ पे देने से पहले ही पीछे काम कर रहा है वो, एक तो देरीना अदायगी के पैमाने के तौर पर कर रहा है, या कीमतों का उतार चढ़ाव कर रहा है, खरीदने की सलाहियत को कभी बढ़ा रहा है, खरीदने की ताकत को कभी कम व बेश कर रहा है। तो ये जर हमारे हाथ में आने से पहले ही एक वहाँ पे काम कर रहा है। कौन कर रहा है, यही रुपया कर रहा है, जर कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं जर के कब्ल अज वक्त काम। जर के कब्ल ही, जर के कब्ल अज वक्त काम, उसमें देरीना अदायगी का पैमाना, कीमतों या खरीदारों की सलाहियत में इजाफा करना, या कीमतों में तब्दीली लाकर यानी उतार चढ़ाव करके खरीदने की ताकत में भी कमी और बेशी करना। तो ये क्या है बच्चों, जर के काम है। तो समझ में आया जर किसको कहते हैं, यस। उसके बाद में जर के काम इब्तिदाई अहम काम, और जर के कब्ल अज वक्त काम कहते हैं। चलो इतना समझ में आया है।
चलिए अब ये जो भी ज़र है, रुपया है, पैसा है, हम निकालते हैं कहाँ से लेते हैं बच्चों? बैंक से। तो बैंक को कौन देता है? हमें तनख्वाह मिलती है ना। अब्बा की आमदनी आती है, अम्मी की भी आती है। तो ये जो रुपया आता है कमा के लाते हैं, कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं। बैंकों में कहाँ से आता है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। बैंक के निज़ाम में कहाँ से आता है करके। बैंक किसको कहते हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना। कहाँ पर? तिजारती तालीम में। बैंक या बैंकिंग सिस्टम, ये दोनों भी एक ही है क्या बच्चों? बैंकिंग और बैंक दोनों एक ही है क्या अलग अलग है? यस, अलग अलग। ये जो है बैंक है ना। अब बैंकिंग यानी क्या? इसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, जो काम चल रहा है, जो लेन देन चल रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं? बैंकिंग। समझ में? बैंक क्या रहता है बच्चों? ये है सिर्फ एक क्या? एक माली इदारा है। अब इस इदारे के अंदर जो काम चल रहा है वो बैंकिंग। समझ में आया? ये बैंक है। अब इस बैंक के अंदर जो एक काम चलते रहता है वो क्या कहलाता है? बैंकिंग कहलाता है। समझ में आया? बैंक क्या है? एक माली इदारा है। इस माली इदारे का यानी बहुत से बैंक हैं। तो 1949 में हिंदुस्तानी बैंकों के कानून के तहत बैंक कमेटियों को या बैंक कारोबार करने वाली बैंक को बैंकिंग कमेटी कहा जाता था। यानी बैंकों को मुकर्रर करना, फिर उसके बाद में वहाँ पे लेन देन करना। तो इस तरह से एक कमेटी बनाई गई। कब? 1949 में। उसको हम क्या कहते हैं? बैंकिंग कमेटी कहते हैं। तो ये बैंकिंग कमेटी जो है बैंक के कामों काज को वजाहत करती है। तो अब बैंकिंग से क्या मुराद है? तो बैंकिंग से मुराद कर्ज देना है ना। उस बैंक के अंदर, उस माली इदारे के अंदर जितने भी काम होते रहते हैं वो सभी बैंकिंग, वहाँ पे कर्ज दे जाते हैं। लोगों की रकम को डिपॉजिट के तौर पर तस्लीम, यानी रकम का लेना, रकम का देना, सरमाया लगाना या दिगर मकासद के लिए रकम को अदा करना, चेक्स देना, ड्राफ्ट्स देना, दूसरे बॉन्ड पेपर्स देना और उसके बदले रकम की वसूली करना। वहाँ पे जो भी जितना भी काम होते रहता है वो सभी क्या कहलाता है बच्चों? बैंकिंग। हाँ, जो बाहर से दिख रहा है एक माली इदारा वो बैंक है। तो बैंक के अंदर चलने वाला प्रोसेस क्या है बच्चों? बैंकिंग है। समझ में आया? बैंक के अंदर चलने वाला काम जो है बैंकिंग, बैंक का निज़ाम, बैंक का प्रोसेस हो पूरा। और बैंक क्या है? बाहर से दिखने वाला एक माली इदारा है। तो इस तरह से जो है 1949 के बाद जो है बैंकों का एक जो है बैंकिंग कमेटी का आगाज़ करके बैंक का रिवाज शुरू हुआ। तो अब हिंदुस्तान के बैंक का निज़ाम जो है अवामी हल्के के तहत है और 20 से ज़्यादा बैंकों को यहाँ पे कौमियाया गया था इब्तिदाई हल्के में। फिर कब? 1949। फिर 1969 में और 14 जो है यहाँ पे कारोबारी बैंकों को जो है बैंक के ज़मरे में शामिल किया गया। फिर उसके बाद उसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, है ना। तो बैंक का निज़ाम जो है आजकल जो है हमारे पास में बहुत ही अहमियत रखता है। हमारा तमाम लेन देन ये सभी कहाँ होते रहता बच्चों? बैंक में होते रहता है ना, बैंक के निज़ाम में होता है। तो इससे पहले जो है ये जो बैंकिंग का निज़ाम है, इन तमाम बैंकों को, चाहे वो स्टेट बैंक हो, कर्नाटका बैंक हो, यानी बहुत से किस्म के बैंक पाए जाते हैं, चाहे वो निजी हल्के के हो या अवामी सेक्टर के हो। तो इन तमाम बैंकों की एक बैंक है मदर बैंक जिसको कहते हैं, वो है बच्चों यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक जिसको कहते हैं, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं, आरबीआई भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो तमाम बैंकों को अपने कंट्रोल में है ना। कोई भी अब बैंक का निज़ाम है, इतना रुपये पैसे का लेन देन का निज़ाम रहता है, तो इनको रुपया पैसा देना, इनका लेन देन चलाना, तो इनको काबू में करने के लिए कोई एक चाहिए कि नहीं। तो इनकी जो हेड है वो कौन है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं ना, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क़याम जो है ये क्या है? हिंदुस्तान की मरकज़ी बैंक है, या इसको बैंकों की बैंक भी कहा जाता है या मदर बैंक भी कहा जाता है। तो इसका क़याम कब हुआ? आप लोग तारीख में पढ़ते गवर्नमेंट 1935 सन ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करके, तो उस एक्ट के दफात में पढ़े थे देखो कि इसी एक्ट के जरिए से 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के दफात में क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क़याम हुआ करके। तो यस बच्चों, उसी तरह उसी एक्ट के मुताबिक जो है यहाँ पे 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1935 सन ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का
क़याम हुआ है। हिंदुस्तान की जो मरकज़ी बैंक है, मेन बैंक है, जो बैंकों की बैंक है, तमाम बैंकों को अपने काबू में, कंट्रोल में लेकर चलने वाली जो हिंदुस्तान की मरकज़ी बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई कहते हैं, इस आरबीआई का क़याम कब हुआ बच्चों? 1 अप्रैल 1935 सन ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1949 ईस्वी में 1949 में उसको नेशनलाइज किया गया है, कौमियाया गया है। हमारी किताबों में 1950 दिया है, देखो थोड़ा उसको करेक्शन करके लो। इसको कब कौमियाया गया, कब नेशनलाइज किया गया है? इसको 1 जनवरी 1949 में। इसका वजूद कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 सन ईस्वी में। ये क्या है? बैंकों की बैंक है। इसको हम क्या कहते हैं? मदर बैंक भी कहते हैं ना। हिंदुस्तान की मरकजी बैंक कौन सी है बच्चों? भारतीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो हिंदुस्तान की मरकजी बैंक है, जो बैंकों की बैंक है, जो मदर बैंक है, इसके काम और काज क्या है देखेंगे या थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, 1-2-4 क्वेश्चन पूछेंगे या उसके काम और काज। चलिए थोड़ा उसके काम और काज देखेंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। तो आरबीआई के काम और काज क्या है, कौन कौन से काम अंजाम देती है? तो सबसे पहले नोट चलन की इख्तियारी। चलिए आप भी मेरे साथ बोलते जाइए, फिर मैं इसकी वजाहत भी करूंगी। आरबीआई के काम, ये भी आपको 3 मार्क्स में आएगा। आरबीआई के काम की वजाहत करो, या आरबीआई को जो है हुकूमत की बैंक कहा जाता है, साबित कीजिए। या आरबीआई बैंकों की बैंक के तौर पर अपने खिदमत अंजाम देता है, इसको साबित कीजिए। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो आरबीआई के काम क्या है, यह हुकूमत की बैंक के तौर पर किस तरह खिदमत अंजाम देती है? तो आरबीआई के काम में सबसे पहले नोट चलन की इख्तियारी, दूसरा है यहाँ पे हुकूमत की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देता है। पहला, चलिए आप भी बोलते जाइए, पहला जो है नोट चलन की इख्तियारी, दूसरा हुकूमत की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देता है, तीसरा बैंकों की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देता है। उसी तरह कौमी आमदनी के मरकज के तौर पर खिदमत अंजाम देता है, कर्ज की हद पर काबू रखता है, बैरूनी ममालिक की जमा पूंजी की निगरानी करता है। नोट चलन की इख्तियारी, हुकूमत की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देता है, बैंकों की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देता है, कौमी आमदनी के मरकज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है, और कर्ज की हद पर काबू करता है कि कहाँ कितना कर्ज देना है। ये तमाम फिर पढ़ेंगे इसको डिटेल में आगे। और बैरूनी ममालिक की जमा पूंजी की ये निगरानी करता है। तो ये क्या है? 6 किसके काम है? ये आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 6 काम हो गए। तो सबसे पहले है बच्चों यहाँ पे नोट चलन की इख्तियारी, है ना। जितने भी नोट हैं, ये करेंसी नोट, इन तमाम नोटों को छापने का काम कौन करती है बच्चों? नोट चलन की इख्तियारी, यानी जो भी हमारे पास 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, ये जो भी नोट हैं, इन नोटों को छापने का काम कौन करता है? इसकी छपाई का काम कहाँ पे होता है? किसको इख्तियार है? ये आरबीआई को। इसको हम कहते हैं नोट चलन की इख्तियारी। और दूसरा, इसके साथ साथ जो है ये आरबीआई जो है ये हुकूमत की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देती है। आरबीआई क्या करे? हुकूमत की बैंक के तौर पर आरबीआई जो है मरकजी और रियासती हुकूमत की डिपॉजिट को तस्लीम करती है। हुकूमत की जानिब से टैक्स या दीगर अदायगियों को ये कबूल करती है। जो भी हमें टैक्स अदा कर रहे हैं वो तमाम जो है जुर्माना रहता है, टैक्स रहता है, ये सभी कहाँ जमा रहता है बच्चों? आरबीआई में जमा रहता है। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ये रुपयों की अदायगी भी करती है, हुकूमत को कर्ज के दस्तावेजात देती है। तो ये हमारे हुकूमत की बैंक के तौर पर, हिंदुस्तान की मरकजी बैंक के तौर पर क्या कर रही है? खिदमत। एक तो नोट निकाल रही है, दूसरा जो है ये मरकजी बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम दे। उसी तरह से बैंकों की बैंक बनकर, पहला जो है नोट चलन का इख्तियार, दूसरा जो है हुकूमत की बैंक बनकर जो है मुख्तलिफ किस्म के टैक्स को कबूल करती है, जुर्मानों को कबूल करती है, रुपयों का लेन देन देख रही है पूरा हिंदुस्तान भर का। और उसी तरह से बैंकों की बैंक के तौर पर भी खिदमत अंजाम देती है। ये तमाम बैंकों की तौर पर, चाहे वो यहाँ पे जो है
SBI बैंक हो, या यहाँ पे इंडियन बैंक हो, इंडियन ओवरसीज बैंक हो, या केनरा बैंक हो, या हमारी कर्नाटक बैंक ऑफ कर्नाटक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, जो भी हो बच्चों, जो भी जितने भी बैंक हैं, तो RBI जो है आम बैंकों की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देती है। यानी मुल्क के तमाम बैंकों पर इसका क्या होता है, कंट्रोल होता है, इसका काबू होता है। इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, मदर बैंक भी कहते हैं, बैंकों की बैंक भी कहते हैं, बैंकों की माँ भी कहा जाता है इसको, है ना। तो तमाम जितने भी बैंक जो डिपॉजिट रकम या मुकर्रर मुद्दत के लिए जो रकम जमा की जाती है, वो सभी क्या कहते हैं, RBI में वो क्या करते हैं, ले जाकर जमा करते हैं। या बैंकों को समझो कभी भी इन तमाम छोटे छोटे बैंकों को, चाहे वो SBI हो या HBH हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या कर्नाटका बैंक हो, इंडियन बैंक हो, तमाम बैंकों को अगर कभी कर्ज की ज़रूरत पड़ी है ना, हम जो क्या करते हैं, बैंक से जाके कर्ज लेते हैं, तो बैंक कहाँ से लेते हैं, वो RBI के पास से लेते हैं। हम जो भी रुपया जमा कर रहे हैं वो जाकर कहाँ जमा करते हैं, ये तमाम बैंक RBI में जमा करते हैं। और जब हमें रुपया देना रहता है वो कहाँ से लेते हैं, RBI से लेते हैं। समझ में आया। तो हमारी जमा की हुई इकट्ठा की हुई रकम भी जो है RBI में जमा होती है। उसी तरह से बैंकों को जब रकम की ज़रूरत पड़ती है तो बैंकों को माली कामों काज के लिए यहाँ पे रहनुमाई करते हुए रकम देने का काम भी कौन करती है, RBI करती है। समझ में आया। तमाम बैंकों की रकम ले जाकर भी वहाँ जमा करते हैं। जब बैंकों को रकम की ज़रूरत पड़ती है तभी भी वो बैंक कहाँ से लेते हैं बच्चों, RBI से लेते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि बैंकों की बैंक के तौर पर है खिदमत अंजाम। ये तमाम जो बैंक है उन बैंकों की बैंक कौन सी है, RBI। हम बैंक में जमा करते हैं, तमाम बैंक ले जाकर कहाँ पे जमा करते हैं, RBI में। हम बैंक से रुपया लेते हैं, तमाम बैंक कहाँ से रुपया लाते हैं, RBI से ला रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बैंकों की बैंक के तौर पर ये खिदमत अंजाम देती। उसी तरह से कौमी आमदनी के मरकज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही। तो बैंकों के दरमियान में चलने वाले कारोबार को मुनासिब तरीके से चलाना, उस पर कंट्रोल करना, उस पर काबू करना, उनकी रहनुमाई करने का एक मरकज के तौर पर कौन काम अंजाम दे रही है यहाँ पे, RBI। ये तमाम बैंकों का मरकज है। तमाम बैंकों पे काबू कंट्रोल किसका है, RBI का है। तमाम को माली रहनुमाई कौन करता है, RBI कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसी तरह से बच्चों और एक पॉइंट यहाँ पे, कर्ज की हद पर काबू, यानी किसको कितना कर्ज देना, कहाँ पर कितना खर्च करना, ये तमाम जो है कहाँ पे फिक्स होता है, पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही। उसी तरह से बैरूनी मुमालिक की जो जमा पूंजी रहती है उस पर निगरानी भी करता है। यानी अब हम समझो यहाँ पे जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं कहते हैं, तो हमारे पास में रुपया है। अब हम समझो हज के लिए जो जाते रहते हैं वहाँ पे दिनार या रियाल चलता है, तो उस वक्त क्या करते हैं, हमारे रुपये को वहाँ की करेंसी से हम एक्सचेंज करके लेते हैं। तो उस वक्त जो है कुछ हद तक हमें सूद भी वहाँ पे, मतलब उसकी एक क्या रहती है, उसके ऊपर मतलब एक तरह का एक टैक्स रहता है कि इतनी रकम वहाँ पे और ज़्यादा हमें देना पड़ता है। तो कितनी देना, कितनी लेना, अब हमें दूसरे एजेंट से लेते हैं तो वो हमारे पास और ज़्यादा रकम लेते हैं, लेकिन बैंकों में उसको जब एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पे शरह सूद क्या रहती है, कम रहती है। तो कितना लेना, तो बैरूनी ज़र मुबादला की कीमतों में जब गैर यकीनी उतार चढ़ाव के जब हालात पैदा होते हैं या ख़रीदने बेचने की जो भी हालात रहते हैं उस पर भी काबू किसका रहता है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, है ना। नोट चलन की इख्तियारी है, हुकूमत की बैंक के तौर पर काम अंजाम दे रहा है, बैंकों की बैंक के तौर पर काम अंजाम दे रहा है, मरकजी बैंक के तौर पर काम अंजाम दे रहा है, कर्जों की हद को काबू में कर रहा है, बैरूनी ज़र मुबादला की जमा पूंजी पर निगरानी कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज पर निगरानी करता है, और बैंकिंग रिवाज में जो है और तरक्की लाने में भी ये मदद कर रहा है ना। बैंक का निज़ाम देखो और तरक्की करते गया। अब ATM कार्ड बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पहले थे क्या, नहीं, पहले रुपए थे, फिर उसके बाद में चेक, ड्राफ्ट का तरीका हुआ, अब प्लास्टिक ज़र। हम घर बैठे ही क्या करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से चीज़ें मंगवा लेते हैं। घर बैठे ही एक जगह की रकम हम दूसरे नहीं मोबाइल के ज़रिए से भी कर रहे हैं भी, है ना। तो बैंक ये तमाम क्या कर रहा है, सहूलत फराहम कर रहा है। बैंक के निज़ाम में क्या हो रही है बच्चों, तरक्की होते जा रही है। तो ये बैंकिंग के निज़ाम को बढ़ाना, उसको तरक्की करना, जिसके ज़रिए से हमारे मुल्क की मुआशी हालत को तरक्की देना, मुआशी लिहाज से तरक्की देना, मुआशी कंट्रोल रखना, काबू में रखना, ये तमाम किसकी निगरानी में होता है, रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है, हिंदुस्तानी रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए से होता है। तो इसके कामों काज याद हो गए। एक तो नोट चलन की इख्तियारी, जितने भी सिक्के नोट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये तमाम को निकालने का, करेंसी नोटों को छुपवाने का, सिक्कों, ये तमाम काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। फिर उसके बाद में ये मुल्क की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है, बैंकों की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है, कर्ज की शरह सूद को मुकर्रर करती है, मरकजी बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है, बैरूनी ममालिक की जमा पूंजी की निगरानी करती है, और बैंकिंग के रिवाज में और तरक्की करने में भी एक काम अंजाम दे रही है। तो इतने काम किसके हैं बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। यहाँ पे मैं पहले चार्ट में भी आपको लिखी हूँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं और इन फोटोओं के जरिए से भी समझ सकते हैं। तो आरबीआई के कामों काज में नोट चलन की इख्तियारी, हुकूमत की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देता है, बैंकों की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देना, कौमी आमदनी के मरकज के तौर पर खिदमत अंजाम देता है, कर्ज की हद पर काबू और बैरूनी ममालिक की जमा पूंजी की निगरानी करता है। वही उसी को जो है ये पॉइंट्स को यही फोटो में दिखाई हूँ कि ये क्या है, हुकूमत की बैंक के तौर पर काम अंजाम दे रहा है, मरकजी बैंक के तौर पर काम अंजाम दे रहा है, नोट चलन की इख्तियारी है ये। फिर उसके बाद बैंकों की बैंक बनकर एक काम अंजाम दे रहा है, कर्ज की शरह सूद को मुकर्रर करता है, और ज़र मुबादिला पर भी जो है इसकी निगरानी रहती है, और बैंक के निज़ाम को और मज़ीद तरक्की देकर उसको और टेक्निकली हमें मॉडर्नाइजेशन बनाने का काम भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। तो इतना क्या है बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में। चलिए अब 2-4 क्वेश्चन पूछते हुए फिर हम आगे जाएंगे। उससे पहले देखो, अब आरबीआई के कामों काज बयान करो, क्वेश्चन आपको इस तरह रहता है। तो यही जो पॉइंट अभी तक एक्सप्लेन करी ना मैं, आपको लिखना होगा आरबीआई के कामों काज बयान करो। या इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है कि आरबीआई जो है यहाँ पे हुकूमत की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देता है, किस तरह से साबित करो। या आरबीआई जो है बैंकों की बैंक है, किस तरह से साबित करो या वजाहत करो। जिस तरह से भी क्वेश्चन आएगा तो इसके कामों काज को इस तरह से आप लिखेंगे। यानी आरबीआई जो है बैंकों की बैंक है, इसके काम क्या है, मंदरजा झील है, नोट चलन की इख्तियारी है, जितने भी नोट है इनको छापने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। उसी तरह से हुकूमत की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम देता है, यानी मरकजी और रियासती हुकूमत के डिपॉजिट को तस्लीम करता है, हुकूमत के अहकामात के मुताबिक भी काम करता है। बैंकों की बैंक के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है, मदर बैंक कहते हैं, और तमाम मुल्क की तमाम बैंकों पर इसका कंट्रोल होता है। तमाम बैंकों के डिपॉजिट और कर्ज यहाँ से मुहैया होते हैं। उसके साथ साथ ये आरबीआई जो है कौमी आमदनी के मरकज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है, कर्ज की हद पर काबू में रखता है, और बैरूनी ममालिक के जमा पूंजी की निगरानी करता है। तो ये नुकात इतने लिखेंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव टू बी गॉट 3 to 4 मार्क्स। 3 में आए तो 3, 4 में आए तो 4 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। क्वेश्चन भी लिखी हूँ मैं आपको आसानी के लिए, पॉइंट वाइज उसका आंसर भी लिखी हूँ कि आरबीआई के कामों काज, या इसको बैंकों की बैंक कहा जाता है क्यों, या इसको मदर बैंक कहा जाता है क्यों, या हुकूमत की बैंक कहा जाता है, वजाहत करो। ये तमाम के लिए आप इतने नुकात लिखेंगे, याद रहेंगे बच्चों। चलिए अब जो है मुझे सवालात के जवाब दीजिए। तो ज़र के 2 अहम काम कौन से हैं, है ना। 2 अहम बोली, फिर उसके बाद में उनके अंडर में आने वाले भी काम बोली मैंने। तो अब 2 अहम काम बोलिए, ज़र के 2 अहम काम कौन से हैं बच्चों। चलो जल्दी जल्दी। यस, एक इब्तिदाई अहम काम और दूसरा ज़र से पहले ज़र के कब्ल अज़ वक्त काम। सही है, ज़र के 2 अहम काम, एक इब्तिदाई अहम काम, दूसरा ज़र के कब्ल अज़ वक्त, जिसमें देरी ना अदायगी का पैमाना, कीमतों को मुकर्रर करना, है ना, ये सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे इलाकाई देही बैंकों का क़याम कब हुआ। इलाकाई देही बैंकों का क़याम कब हुआ। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट बोली मैंने, बैंकिंग कमेटी का आगाज़ हुआ करके, है ना, याद है या भूल गए। माशाल्लाह, कब बच्चों, 1976 में। उसी तरह से अगला क्वेश्चन बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क़याम कब हुआ। एक्ट का हवाला दे के भी बोली हूँ मैं। माशाल्लाह, 1 अप्रैल 1935 राइट आंसर था आपका। कब, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। उसी तरह और एक क्वेश्चन, आरबीआई को कब कौमियाया गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में तो उसका क़याम हुआ, उसको कौमी आएगा, नेशनलाइज किया गया। कब बच्चों? आपके किताब में गलत है करके एक सही डेट बताई ना आपको। माशाल्लाह, 1 जनवरी 1949 में, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को कौमी आया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए की नोट, जितने भी करेंसी नोट रहते हैं तो हुकूमत की जानिब से कौन चलाता है, कौन छपाता है? ये किसकी जिम्मेदारी है? करेंसी नोटों की, नोट चलन की इख्तियारी किसको है बच्चों? माशाल्लाह, सही जवाब आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तानी रिजर्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक, सही जवाब बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, बैंकों की बैंक किसको कहा जाता है? माशाल्लाह, जल्दी बोल दी, आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को हम बैंकों की बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हुकूमत की बैंक और कौमी बैंक के तहत काम अंजाम देने वाले बैंक कौन से हैं? सॉरी, हुकूमत की बैंक और कौमी बैंक किसके मातहत काम अंजाम देते हैं? यस बच्चों, वेरी गुड, आरबीआई है ना। चलिए, ये क्या थे? आरबीआई के। तो इसके साथ साथ जो ज़र की फराहमी करना है, उस पर कंट्रोल करना है, काबू करने का काम भी जो है आरबीआई के तहत होता है। तो अब ज़र की फराहमी पे किस तरह से कंट्रोल करता है, किस तरह से काबू करता है, अगर एक आखिरी पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। चलो बच्चों, अब आखिरी पॉइंट क्या है यहाँ पे? ज़र की फराहमी किस तरह करता है, ज़र की फराहमी पे कंट्रोल किस तरह होता है, काबू किस तरह से ये करता है करके किस तरह हिसाब किताब लिखा जाता है। तो मुल्क के मालियाती महकमे से मंजूर शुदा नोटों को और बैंक से मिलने वाले ज़र को हम उस मुल्क का क्या समझते हैं? ज़र समझते हैं ना। किसी भी मुल्क का, जहाँ से जिस मुल्क में वो निकल रहे हैं, अब हमारे हिंदुस्तान से निकल रहे हैं, नोट निकल रहे हैं, बैंक से बैंक ज़र निकल रहा, तो हम उसी को क्या कहते हैं? ये हमारे मुल्क का ज़र समझते हैं। और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे कौमी बैंकों में पाए गए बचत और चालती खातों में जमाशुदा रकम को भी ज़र समझा जाता है। अब जो भी जितने भी नेशनलाइज बैंक रहते हैं तो वहाँ पे बचत खाता भी रहता है, चालती खाता भी रहता है ना। बैंकिंग निज़ाम में हम पढ़े हैं, बैंक के 4 खाते हैं ना, बचत खाता, चालती खाता, मुकर्रर खाता, मुकर्ररा खाता है ना। तो जितने भी बैंकों में जो बचत और चालती खातों में जो हम रकम जमा करते हैं ना, तो जमाशुदा रकम को भी जो है मुल्क का ज़र समझा जाता है। समझ में आया? मुल्क के मालियाती महकमे से मंजूर शुदा नोटों को और बैंक ज़र को भी उस मुल्क का ज़र समझा जाता है। या मुख्तलिफ बैंकों में बचत और चालती खाते में जो रकम जमा की जाती है ना, हम सभी जाकर जो जमा करते हैं, तो वहाँ पे जो जमाशुदा रकम रहती है उसको भी क्या समझते हैं? मुल्क का ज़र समझा। उसी तरह से उन खातों में रखी गई रकम को बैंक से फौरी इतला या मांग के ज़रिए से तहत अगर हम उसको अदा कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मांग या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, है ना। जो खातों में वो रकम रखी गई है तो उस रकम को हम फौरी इतला के ज़रिए से उसको मांग रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मांग या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। उसी तरह से जो रकम वहाँ पे बकिया रकम जो रहती है मुकर्ररा मुद्दत की नहीं, शर्त है ना, मुकर्रर खाते में कैसा रहता है? फिक्स रह के रहते हैं, एक मुकर्रर वहाँ पे मुद्दत का तयन रहता है। तो बकिया रकम को मुकर्ररा मुद्दत की शर्त की वजह से उसे क्या कहते हैं? मुद्दती डिपॉजिट पूंजी भी उसको कहते हैं। डिमांड, अगर जो रकम वहाँ पे हमारे पास बची हुई है, बैंकों में जो हम रकम रख रहे हैं वो बैंक ज़र भी है, क्या है यहाँ पे? जो रख रहे हैं वो मुल्क का ज़र है। तो हमें अचानक से वहाँ पे हमारी मांग के तहत हमें वो रकम वहाँ से दी जा रही है हमारी, तो उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन बकिया जो हमारी रकम रहती है तो वो जो हमें बॉन्ड करते, उस बॉन्ड के तहत उस मुकर्ररा मुद्दत तक उस शर्त के मुताबिक उस रकम को वहाँ पे जो रखते हैं उसको मुद्दती डिपॉजिट पूंजी भी कहते हैं। तो वहाँ पे बैंक में ज़र भी रहता है, डिमांड डिपॉजिट भी रहता है या डिपॉजिट पूंजी भी रहता है। तो ये जो कुछ भी वहाँ पे रहता है, हुकूमत का जो ज़र रहता है, तो बैंक वालों को उसका हिसाब किताब लिखना ज़रूरी रहता है ना। ज़र की फराहमी पे कंट्रोल करना ज़रूरी रहता है, कर्ज की शरह सूद मुकर्रर करना ज़रूरी रहता।
तो ये जो भी वहाँ पे लिखते रहते हैं, जिस तरह से अब मैथ्स में फार्मूला डालकर लिखते रहते हैं, यानी बहुत चीज़ की जो वसत रहती है उस वसत को हम एक छोटा सा हमें वहाँ पे एक फार्मूला ले रहते हैं ना, एक राउंड फिगर करके इस तरह से ले रहते हैं तमाम मिलाकर। तो उसी तरह से अब इतना सभी लिखना रहता है, इस खाते से आया गया, यहाँ पे टैक्स के ज़रिए से आया है, बैंक के ज़रिए से आया है, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से आया है, वो तमाम को मिलाकर जो है वहाँ पे एक नाम दिया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ज़र की फराहमी के नज़रियात कहते हैं। नहीं, इतना सब लिखते बैठने से उसको एक शॉर्ट वर्ड में लिख देने का। अब हमारे पास यहाँ पे करेंसी नोट भी रहते हैं, सिक्के हैं, बैंक से भी, दूसरे दीगर बैंकों से भी वहाँ पे पैसा आया हुआ रहता है, या टैक्स से भी रुपया पैसा आया रहता है, जुर्माने जो फाइन वसूल करते हैं उसका भी रुपया पैसा आया रहता है। तो इसी सभी को मिलाकर एक नाम देने का। तो क्या नाम देते हैं बैंकों में बच्चों, M1, M2, M3, M4 करके नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, M1, M2, M3, M4। तो ये क्या है, बैंक में ज़र की फराहमी के नज़रियात है, उनका जो हिसाब किताब लिखने में उनको या हमें देना या वहाँ पे रखना जो भी रहता है, ज़र की फराहमी रहती है या ज़र वहाँ पे महफूज, ज़र महफूज रखना रहता। तो उसके क्या है बच्चों, 4 नज़रियात हैं। उन 4 नज़रियात को किस तरह लिखा था, M1, M2, M3, M4 करके लिखा जाता। तो तुम्हें सवाल क्या रहता है यहाँ पे, हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाले ज़र की फराहमी के 4 नज़रियात कौन से हैं। कभी 2 मार्क्स में पूछता है, अक्सर 3 मार्क्स में ही पूछा गया है। हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाले ज़र की फराहमी के 4 नज़रियात कौन से हैं करके। तो चलिए M1, M2, M3, M4 क्या है ये देखेंगे भी। इसको हम क्या कहते हैं, ज़र की फराहमी के नज़रियात। तो सवाल इसी तरह रहता है कि हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाले ज़र की फराहमी और उनके मुख्तलिफ नज़रियात के बारे में लिखिए करके। तो M1, M2, M3, M4 करके रहता। अब M1 यानी क्या, M1 करके लिख दिए वहाँ पे। तो M1 करके छोटा सा एक लफ्ज़ जो लिखे उसके अंदर क्या क्या रहता है करके, करेंसी नोट, सिक्के, कारोबारी बैंकों में दरकार बचत या डिपॉजिट। M1 बोले तो क्या आया वहाँ पे, 3 चीज़ें आए, तमाम करेंसी नोट उस बैंक में जितने जमा हुए हैं खर्च हुए, तमाम सिक्के, और कारोबारी जो बैंक रहते ना, कारोबारी बैंकों में दरकार डिपॉजिट जो रहता है, ये तमाम को मिलाकर जो क्या कहते हैं, M1 कहते हैं। समझ में बच्चों, करेंसी नोट, सिक्के, कमर्शियल बैंक के कारोबारी जो बैंक रहते हैं, कारोबारी बैंक में दरकार बजट या डिपॉजिट, कारोबारी बैंकों में दरकार जो बजट होना हुआ रहता है या जो वहाँ पे डिपॉजिट हमें रखे रहते हैं, कभी वो डिमांड ड्राफ्ट भी रहता है या कभी वहाँ पे जो है वो क्या रहता है, वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट भी रहता है। तो जो भी वहाँ पे बजट है या वहाँ पे जो डिपॉजिट है बैंकों में, कहाँ पे, कारोबारी बैंकों में, तो कारोबारी बैंकों का डिपॉजिट, सिक्के, करेंसी नोट, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, M1। अब ये तमाम की वजाहत लिखना है तो बैंक में काम करने वाला क्या लिखता है, M1 करके लिखता है। M1 मतलब इसमें सभी आ गए, क्या क्या आ गए, करेंसी नोट, सिक्के, कारोबारी बैंकों में दरकार बजट या डिपॉजिट। समझ में। उसी तरह M2 बोले तो क्या, M1 प्लस डाक खानों में जमा बचत डिपॉजिट। M2 बोले तो M1 बोले तो वो तीनों आ गए वहां पे, करेंसी नोट, सिक्के, कारोबारी बैंकों में दरकार बजट या डिपॉजिट, प्लस डाक खानों में जमा बचत या डिपॉजिट जो रहता है वो भी आ गए हैं पे। समझ में। M2 बोले तो करेंसी नोट, सिक्के, कारोबारी बैंकों में दरकार बचत या डिपॉजिट, प्लस डाक खानों में जमा बचत या डिपॉजिट जो रहता है। समझ में। उसी तरह से M3 बोले तो M1 बोले तो फिर तीनों आ गए, कौन, करेंसी नोट, सिक्के, कारोबारी बैंकों का डिपॉजिट, प्लस कारोबारी बैंकों में मुद्दती डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट रहता है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, है ना, FD रखे रहते हैं, फिक्स डिपॉजिट रखे रहते हैं वहाँ पे। तो ये भी आएगा। M3 मतलब M1 प्लस कारोबारी बैंकों में मुद्दती डिपॉजिट कहते हैं इसको, फिक्स डिपॉजिट, एक मुद्दत के लिए जो रखा जाता है ना रकम को, यस। उसी तरह से M4 बोले तो M3 प्लस डाक खानों में जमा कुल डिपॉजिट, तमाम डाक खानों का, तमाम पोस्ट ऑफिस का कुल डिपॉजिट, प्लस M3 बोले तो पूरा आ गया वहाँ पे, M1
करेंसी नोट सिक्के कारोबारी बैंकों का डिपॉजिट। अब M2 बोले तो M1 प्लस फिर डाक खानों का डिपॉजिट ले। M3 बोले तो फिर M1 प्लस कारोबारी बैंकों का फिक्स डिपॉजिट मुद्दती डिपॉजिट ले। अब M4 बोले तो M3 बोले तो पहले के सभी आकर प्लस वहां पे डाक खानों का जमा कुल डिपॉजिट हो गया। बचत और मुद्दती दोनों भी मिलाकर जो है कुल डिपॉजिट होता है। तो इस तरह से लिखते हैं। इतना तमाम हवाला फवाला लिखने के बजाय क्या लिखते हैं, M1 M2 M3 M4 करके लिखते हैं। तो M1 और M2 जो रहता बच्चों उसको क्या बोलते हैं, छोटी रकम करके समझते हैं। M3 और M4 को क्या बोलते हैं, बड़ी रकम करके समझा जाता है। तो इस तरह से जो है मुआशी कारोबार को, मुआशी लेन देन को, मुआशी चालो चलन को, कर्ज की शरह सूद पर कंट्रोल करने को, ये तमाम जो है इस ज़र की फराहमी के नज़रियात के तहत जो है या इन फार्मूलेस के तहत, ये रकम छोटी रकम बड़ी रकम के तहत जो है RBI क्या करता है, तमाम बैंकों की, तमाम मुआशी निज़ाम की, तमाम मालियाती निज़ाम की मुल्क भर में मुल्क की बैंक बनकर, हुकूमत की बैंक बनकर काम अंजाम देता। उसी तरह से बच्चों और एक आता है इसमें, जो माहियती कर्ज रहता है, जो कर्जा देना रहता है, तो ये यहाँ पे जो है माहियती कर्ज पर या रकम या काबू की रकम पर जो है उसके क्या इकदाम है, वहाँ पर किस तरह से उसने काम को अंजाम देता है करके। तो एक लास्ट पॉइंट बच्चों, तो माहियती या आमदनी पर इन्हिसार कर्जे पर काबू पाने के इक़दामात, आमदनी पर या कर्ज पर काबू पाने के इक़दामात RBI के कौन कौन से हैं। अभी तक जो है ज़र की फराहमी के इक़दामात हुए, अब कर्ज पर काबू पाने के इक़दामात कौन से हैं। अब जिस तरह से हम पढ़े, कौन कौन से पढ़े यहाँ पे, ज़र की फराहमी के इक़दामात, तो वहाँ पे ज़र की फराहमी के काबू पाने के इक़दामात को हम 3 में पढ़े, एक M1 M2 M3 M4 में पढ़े। उसी तरह से यहाँ पर आमदनी पर या कर्ज पर काबू पाने के इक़दामात कौन से। कर्ज पर काबू पाने के लिए RBI क्या क्या करता है ना, तमाम मुआशी निज़ाम को कौन देखना पड़ता है, RBI को ही देखना पड़ता है। कीमतों को ज़्यादा करना, कम करना, दूसरे बैंकों का कर्जा देना, दूसरे बैंकों के पास की रकम लेकर जमा करना। तो जब कर्जा देने के जो काम रहते हैं तो उस वक्त क्या है, RBI के काम क्या है, तो उसमें पहला है, देखो 4 काम करता है वहाँ पे। एक हाशिया पैमाने की तब्दीली, दूसरा कर्ज की ज़्यादा से ज़्यादा मुकर्ररा हद, तीसरा जो है ज़ाती दबाव, चौथा बोलते हैं रास्त कार्रवाई करके। कितने काम देता है वहाँ पे, 4 काम अंजाम देता है। हाशिया पैमाने की तब्दीली, कर्ज की ज़्यादा से ज़्यादा मुकर्ररा हद, ज़ाती दबाव, रास्त कार्रवाई करके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम हाशिया पैमाने की तब्दीली। हाशिया पैमाने की तब्दीली ये नहीं, क्या कर्ज लेते वक्त बैंक जमानत पूछती है, तो किसी भी मकसद के लिए कर्ज देने को रागिब करना, हाशिया रकम कम करना, ज्यादा करना। हाशिया पैमाना समझा, भी आप लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में कर्ज लेने जा रहे हैं, है ना, या किसी चीज को। अब समझो यहाँ पे घर बांधने के लिए या घर पे आप लोन निकाल रहे हैं, तो घर पे लोन निकालते वक्त आप क्या करते हैं, वहाँ पे अपने घर के कागजात वगैरह जमानत के तौर पर रखते हैं, है ना, जमानत के तौर पर रखते हैं। तो इसको हम एक मार्जिन, एक हाशिया वहाँ पे, तो इतना कर्ज दे रहे हैं, उस कर्ज से पहले जमानत के। अब समझो हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं, 1 लाख रुपए एक छोटी अमाउंट के तौर पर देखें, 1 लाख रुपए हमें बैंक से ले रहे हैं, तो बैंक जो हमें 1 लाख लेते हैं, तो 1 लाख को हम कभी 1,25,000 देना रहता है, कभी 1.5 लाख भी उसको देना, क्योंकि सूद के साथ देना रहता है। तो पहले ही जो है वो क्या करती है, वहाँ पे जमानत के तौर पर 1 मन का इंस्टॉलमेंट वहाँ पे निकाल के लेती है। या बड़े बड़े हमें कर्जे निकाल रहे हैं, समझो होम लोन ले रहे हैं, गाड़ी पे लोन ले रहे हैं, तो उस वक्त हमें जमानत भी देना पड़ता है। उसी तरह से समझो यहाँ पे कोई बड़ा यहाँ पे लोन ले रहा है, तो वहाँ पे हम श्योरिटी देने के लिए जाते हैं ना, जमानत बन। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाशिया पैमाने की तब्दीली, यानी कितना वहाँ पे डिपॉजिट देना, पहले कितना जमानत के तौर पर रखना, फिर कर्ज कितना देना, कितने कर्ज के लिए हाशिया कितना रखना, मार्जिन किस तरह रखना, कितना मार्जिन रखना। तो ये पहला काम है, उसको हम कहते हैं हाशिया पैमाने की तब्दीली। ज्यादा कम करना जो रहता है, मार्जिन का कम ज्यादा करना, एक काम किसका होता है, RBI का होता है। समझ में आया, इसको हम कहते हैं RBI के माहियती कर्ज पर काबू पाने के इक़दामात में पहला कदम है कौन सा, हाशिया पैमाने की तब्दीली। RBI के माहियती कर्ज पर काबू पाने के इक़दामात में पहला कदम कौन सा है बच्चों, हाशिया पैमाने की तब्दीली। और दूसरा आता है यहाँ पे
कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद मुकर्रर करना। कितना कर्ज देना है यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे ये मेन बैंक है, हुकूमत की बैंक है, बैंकों की बैंक है। अब कितना कर्ज देना है, यहाँ पे घर पे कर्ज देना है तो कितना देना, यहाँ पे कैनरा बैंक कर्ज मांग रहा है उसको कितना देना, फिर वहां से वो दूसरे अशखास को कितना देगा, और उस कर्ज की शरह सूद कितनी रहती है, ये तमाम फिक्स करने का काम किसका रहता है बच्चों, आरबीआई करता है। नहीं, कर्ज की ज्यादा से ज्यादा मुकर्ररा हद, यानी कुछ मखसूस मकासद के लिए या मुकर्ररा मकासद के लिए दे जाने वाले कर्ज की हद पर आरबीआई क्या करती है, रोक लगा देती है। जितना चाहे हमें, अब समझो हम घर बनने के लिए हम जाकर 2 करोड़ दो बोले तो बैंक देगी क्या, नहीं। अब जितना भी हमें लाखों के हिसाब में भी दे रही है तो वो भी इंस्टॉलमेंट में देती है कि बेसमेंट के वक्त कितना, फिर जैसा जैसा वो बिल्डिंग चढ़ते जाएगी वो रकम हमें बैंक से मिलती जाएगी, यानी फॉर एग्जांपल इस तरह से करके। तो कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद को मुकर्रर करने का काम हाशिए पैमाने की तब्दीली भी वही देखता, मार्जिन कितना रखना, फिर कर्ज कितना देना, ये भी जो है आरबीआई ही देखता। उसी तरह से जाती दबाव, यानी मुख्तलिफ मकासद के लिए कुल कर्जों की फराहमी या मुख्तलिफ मकासद के लिए कर्जों की मिकदार को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है, कारोबारी बैंकों पर मखसूस मुरासलात के जरिए से दबाव डालता है। वरना ये छोटे छोटे बैंक क्या करेंगे, जितना चाहे उतना यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे, अपनी इंटरेस्ट की रकम को, शरह सूद को वो ज्यादा रखेंगे। तो इस तरह से करने नहीं देता आरबीआई का। उनका क्या रहता है, उसके उनके तमाम बैंकों पर एक जाती दबाव रहता है, एक मखसूस तौर पर एक दबाव रखती कि हाँ इतना ही शरह सूद लेना, इतने ही सूद पर देना, इतनी ही रकम कर्जे पर देना। तो यानी पूरी क्या करता है, वो निगरानी करते रहता है, उस पर काबू करते रहता है। उसी तरह से रास्त कार्रवाई बोलते हैं, यानी तमाम बैंकों की नाकामी के बाद भी आरबीआई तमाम कारोबारी बैंक और दिगर मालियाती इदारों को काबू में रखने का काम, कभी कभी बैंक बोलते हैं लॉस में आ गया अगर, उस वक्त भी उनको देखने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। तो ये रास्त कार्रवाई करते हैं। तो इसी तरह हाशिया पैमाने की यहाँ पे तब्दीली यानी मार्जिन की तब्दीली, उसी तरह से कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद मुकर्रर करना, जाती दबाव, रास्त कार्रवाई। तो ये 4 इक़दामात के जरिए से बैंक का क्या करता है, माहियाती कर्ज पर यानी कर्ज पर क्या करता है, वो काबू करता है। तो ये भी आपको 4 मार्क्स में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इन तमाम इक़दामात के जरिए से ये हमारा आरबीआई जो है मरकजी बैंक बनकर, हुकूमत की बैंक बनकर, बैंकों की बैंक बनकर जो है अहम खिदमत को अंजाम दे रहा है। तो बच्चों ये था आज का हमारा बाब, कौन सा, रुपया और कर्ज, रुपये की तरक्की के मराहिल क्या हैं, ज़र किसको कहते हैं, ज़र की अहमियत क्या है, ज़र के 4 नज़रियात कौन से हैं, ज़र मतलब ज़र की जो फराहमी है उसके लिए बैंकों की बैंक कौन सी है, तो आरबीआई है। आरबीआई का वजूद कब हुआ, आरबीआई के कामों काज क्या है, आरबीआई के यहाँ पे ख़ास इक़दामात कौन कौन से कामों को ये अंजाम देती है। समझ में आया ना। चलिए अभी आप अपना होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पहले है यहाँ पे, रुपयों की तरक्की के मराहिल लिखिए। लेसन समझ में आया है ना बच्चों, नहीं समझ में आया तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, स्टार्टिंग में ही मेरा नंबर है यहाँ पे। रुपयों की तरक्की के मराहिल लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ज़र के मानी और इनके काम के मुतालिक वजाहत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक के कामों काज की फहरिस्त बनाइए। भारतीय रिजर्व बैंक के कामों काज की फहरिस्त बनाइए। उसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हुकूमत की बैंक कहा जाता है, साबित कीजिए। तो यहाँ भी उसके कामों काज ही आएंगे बच्चों, लेकिन क्वेश्चन को ट्विस्ट करके इस तरह से भी पूछा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हुकूमत की बैंक कहा जाता है, साबित कीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाले ज़र की फराहमी और इनके मुख्तलिफ नज़रियात के बारे में लिखिए। M1, M2, M3, M4 के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। M1 किसको कहते हैं, M2, M3, M4 एक क्या है। एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे, आरबीआई माहियाती कर्ज पर काबू करने के इक़दामात। अभी अभी जो 4 बोली ना, कर्ज पर काबू करने के आरबीआई के इक़दामात कौन से, एक हाशिया पैमाने की तब्दीली, उसके बाद में जो है कर्ज की ज़्यादा से ज़्यादा हद को मुकर्रर करना, ज़ाती दबाव, रास्त कार्रवाई। तो इनके बारे में एक एक जुमला लिखिए। तो ये आपका होमवर्क था बच्चों। इसके साथ साथ आपको एक सरगर्मी देने जा रही हूँ, इस सरगर्मी भी लीजिए जाते जाते। तो अब तक के एक प्रोजेक्ट के तौर पर एक
प्रोजेक्ट वर्क क्या है बच्चों, अब तक के सिक्के, जितने भी सिक्के नहीं राजा महाराजाओं के ज़माने से चले, इनको इकट्ठा करो और मुख्तलिफ मुकाम की ममालिक की करेंसियों को और सिक्कों को इकट्ठा करते हुए एक खूबसूरत एल्बम बनाए। ये आदत रहना चाहिए हमारे को, कौन से ममालिक में कौन सी करेंसी मिलती है, सिक्के कौन से मिलते हैं ना। पुराने ज़माने में हमारे दादा उनके पास में वगैरह रहेंगे देखो, तो इस तरह से वो मुख्तलिफ सिक्कों को इकट्ठा करो, फिर उसको क्या करो एक एल्बम में चिपकाओ। उसी तरह से बहुत से ममालिक की करेंसी है ना, हर ममालिक में अलग अलग करेंसी, जिस तरह हमारे पास रुपया है, पाकिस्तान के पास रुपया है, लेकिन अमेरिका पास में डॉलर है, इंग्लैंड के पास में पाउंड है, उसी तरह गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब में कहीं पर दीनार है, कहीं पर रियाल है, उसी तरह मलेशिया में जाओ वहाँ पे रिंगेट है, यानी अलग अलग जगह जो है अलग अलग है। तो इस तरह से अलग मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियों को और सिक्कों को इकट्ठा करते हुए एक खूबसूरत एल्बम बनाइए। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेसन, रुपया और कर्ज, मनी एंड क्रेडिट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, समझ में आया है ना। चलिए तमाम क्वेश्चन आंसर लिखिए और लेसन के दौरान में आने वाले भी तमाम 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर लिखिए और ये प्रोजेक्ट वर्क को मुकम्मल कीजिए। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज़, शब खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा।